हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुनीता सिन्हा हिंदी क्लासेस पर। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हो या वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी दबा दो ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते इसका नोटिफिकेशन तुमको तुरंत मिल जाए। स्टूडेंट्स, रतन कुमार ने कमेंट्स में लिखा था कि मैम र के विभिन्न रूप, ये 4 रूप लिखकर के वाक्य प्रयोग बताएं और दूसरा द, ड़, ढ और ढ़ का वाक्य प्रयोग बताएं। तो आज इन्हीं के रिक्वेस्ट को लेकर ये वीडियो बना रहे हैं। इतना हम लिख दिए हैं इसलिए कि ये जो है द, ड़, ढ और ढ़ का वाक्य प्रयोग, इसमें उतना कुछ ज्यादा बताना है नहीं, तो सोचे कि इसको लिख ही देते हैं ताकि तुम लोग का कम समय हम ले, ज्यादा समय न ले, इसलिए इन सब का उदाहरण एग्जाम्पल लिख दिए। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो ड है और ये ढ, ये जो दो है, ये हमारा व्यंजन का स्पर्श व्यंजन जो है 25 व्यंजन, 25 स्पर्श व्यंजन, उन्हीं में से एक ड है और एक ढ है। ड से डमरू, ढ से ढक्कन होता है। इनसे शब्द का निर्माण किया गया है। शब्द का निर्माण किया गया है कहने का मतलब कि ये शब्द के शुरू में रहेंगे। शुरू में भी हो सकते हैं, मध्य में भी हो सकते हैं और अंत में भी हो सकते हैं। जैसे ड से यहाँ दिए हुए डमरू शुरू में है, यहाँ भी डाका ड शुरू में है, दंड शुरू और अंत दोनों में है, मंडप मध्य में है, पिंड अंत में है, डफली डफली भी हो सकता है, डफली भी शुरू में है। उसी तरह से ढ से ढक्कन, ढ शुरू में है, ढाका ढ शुरू में है, ढोल शुरू में है, ढकेलना, ढकेलना जो क्रिया है धक्का दे देना, तो ये भी शुरू में भी हो सकता है, मध्य में भी हो सकता है और अंत में भी हो सकता है। ये दो जो है हमारे 25 स्पर्श व्यंजन में से ये दो व्यंजन है। इन्हीं दो व्यंजनों में ये बिंदु लगाकर इसको विकसित कर दिया गया है, दो और वर्ण का निर्माण कर लिया गया है। इन दो वर्णों को अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। ये जो है ड़ और ढ, ये जो दो है, इस दो व्यंजन, ये दो वर्ण को कहते हैं अतिरिक्त वर्ण। अतिरिक्त वर्ण है क्यों? क्योंकि ये जो दो व्यंजन है, इन्हीं दोनों में बिंदु लगाकर इन्हें एक नया वर्ण बना लिया गया है। इन दो वर्णों से शब्द का निर्माण नहीं होता है, अर्थात ये शब्द के शुरू में नहीं रहेंगे। जैसे ड़ से देखिए सड़क मध्य में है, कंकड़ अंत में है, गाड़ी अंत में है, पहाड़ अंत में, चूड़ी अंत में है, कड़ाही मध्य में है, लड़ना मध्य में है, क्षण अंत में है। तो देख रहे हैं इस तरह से कि ये शब्द के शुरू में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इससे शब्द का निर्माण ही नहीं हुआ है। तो जब शब्द का निर्माण नहीं हुआ है, बनाया नहीं गया है, तो ये शब्द के शुरू में कैसे आएगा? इसलिए शब्द के मध्य में रहेगा या फिर अंत में रहेगा। उसी प्रकार से ढ, जैसे चढ़ना मध्य में है, पढ़ना मध्य में है, बाण अंत में है, रूढ़ रूढ़ शब्द होता है अंत में है, गढ़ अंत में है, कड़ाही मध्य में है। अब देखिए कड़ाही और कढ़ाई ये दो अलग शब्द हैं। कढ़ाई एक पात्र है जिसमें कि खाना बनाया जाता है, और ये है कढ़ाई, ये सिलाई बुनाई का काम है। इसमें कोई भी चित्रकारी, किसी भी कपड़े पर कोई चित्र बना लिया, फूल पत्ती या कैसा भी चित्र बना के और उसको धागे से उस चित्र को भर देना होता है, उसको कहते हैं कढ़ाई, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रॉयडरी। लेकिन कुछ लोग खाना बनाते वक्त कहते हैं कि चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाएं। कढ़ाई, ये तो कढ़ाई हो गया, सिलाई बुनाई कढ़ाई, और ये कढ़ाई है, पात्र है, तो कढ़ाई नहीं बोल करके कढ़ाई बोल देते हैं।
तो जब हम उच्चारण प्रोनाउंसिएशन उसका हम गलत करेंगे तो हमारा वर्तनी भी गलत हो जाएगा। हम जो बोलेंगे हम उसी को लिखेंगे, और जब हम बोलेंगे कढ़ाई को कढ़ाई तो हम लिख भी देंगे कढ़ाई, तो हमारा ये सब गलत हो जाएगा। तो हमारा जो उच्चारण होता है, उच्चारण शुद्ध लिखने के लिए, वर्तनी शुद्ध होने के लिए हमको उच्चारण भी शुद्ध करना पड़ेगा। तो हम कह रहे थे कि ये जो है र और ये जो र है और ढ, ये जो है इन्हीं दोनों वर्णों से बना गया है। इन्हीं दोनों वर्णों में बिंदु लगा कर और इसको नया विकसित कर दिया गया, एक नया वर्ण बना दिया गया। अब ध्यान दीजिए, इसको भी कोई लोग बिंदु की जगह बिंदी बोल देते हैं। बिंदी, बिंदु और बिंदी में भी फर्क है। बिंदु जो होता है जो स्त्रियां अपने ललाट पे, सर पे, यहाँ पे लगाती हैं, और बिंदु हो गया एक डॉट की तरह, ये जो पॉइंट देती है इस तरह से, ये हो गया बिंदु। तो यहाँ भी लोग गलत उच्चारण थोड़ा कर देते हैं कि ये बिंदी है, बिंदी लगा दिए, या में बिंदी नहीं लगाए, मैं में बिंदी नहीं लगाए, तो यहाँ बिंदी बोल देते हैं। ये बिंदी नहीं, ये बिंदु है। मैथ्स में इसको डिसमल बोलते हैं, इतना डिसमल, इतना इतना। तो हर जगह का अपना एक शब्द बना हुआ है और हमको उन्हीं शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। ये हो गया कि ये तो वर्ण को अतिरिक्त वर्ण कहते हैं, और इस वर्ण को एक झटके में उच्चारण हो जाता है। जीभ जो ऊपर जाके टच कर एकदम एक झटके से ये इसका उच्चारण होता है, स्वर ध्वनि निकलता है, इसलिए इसको उस्रिप वर्ण भी कहते हैं। चूंकि ये इसका उच्चारण झटके से होता है, इसलिए उसको उस्रिप वर्ण भी कहते हैं। अतिरिक्त वर्ण है और ये उस्रिप वर्ण भी है। तो ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। ये ज्यादा नहीं था समझाना, इसलिए कह दिए कि ये ड और ढ का ही विकसित वर्ण है। नीचे में बिंदु लगा करके एक नया अतिरिक्त वर्ण बना लिया गया। चूंकि उसका उच्चारण एक झटके से होता है, इसलिए उसको उस्रिप वर्ण भी कहते हैं। और इससे शब्द का निर्माण नहीं हुआ है, इसलिए शब्द के शुरू में नहीं रहेगा। कुछ उदाहरण हम लिख दिए हैं। ड और ढ से शब्द का निर्माण है, इसलिए इन लोगों का इसके भी हम कुछ उदाहरण यहाँ पर लिख दिए। अब आते हैं पहले वाले सवाल पे कि र के विभिन्न रूप के वाक्य प्रयोग बताइए। ये जो र में उ की मात्रा लगा है, री, और र का रेफ जो लगा है, इसको थोड़ा बता दे, समझा दे। अब है र में छोटी उ, बड़ी उ, री की मात्रा और र का रेफ, इनके बारे में बताना है। तो मालूम है स्टूडेंट्स कि 11 स्वर जो हैं, आ, छोटी ई बोले या हर्ष ई, हर्ष का अर्थ ही होता है छोटा, तो हर्ष ई बोले या छोटी ई। दीर्घ ई, या दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, दीर्घ ई बोले या बड़ी ई। उसी प्रकार से छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ। ये 11 वर्ण है, ये 11 स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण है। और इसी स्वर वर्ण का छोटे रूप को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। मात्रा क्या है? अ का मात्रा नहीं है, आ का ये है, छोटी, बड़ी, बड़ा, री, ए, ओ, औ। दोनों का उच्चारण सेम है। आ का कोई मात्रा नहीं, अभी बताएंगे। आ का ये है, इसको भी आप पढ़ेंगे, इसको भी आ, छोटी छोटी, हर्षवी हर्षवी, बड़ा बड़ी ई, बड़ी ई, दीर्घई दीर्घई, हर्षौ हर्षौ, दीर्घौ दीर्घौ, री री, ए ओ औ। उच्चारण वही है, सिर्फ इसके रूप में को छोटा कर दिया गया है।
क्यों? क्योंकि यही जो मात्रा है, इसका रूप जो छोटा है, यही व्यंजन के साथ जुड़कर लिखाता है। अब कहे थे कि अ की कोई मात्रा नहीं है। क्यों नहीं है? अ जो है, जितने सारे व्यंजन है, 33 व्यंजन वर्ण है, इन 33 व्यंजन वर्ण के साथ ही उसी का रूप और आकार ले लेता है। ये जो अ स्वर है, अ स्वर जो है, ये जितने भी व्यंजन है, 33 व्यंजन वर्ण, उसी का तदारूप और तदाकार हो जाता है। यानी तदारूप यानी उसी का रूप और आकार ले लेता है। जैसे क है, क व्यंजन वर्ण है, इसमें अगर अ स्वर जोड़ देते हैं तब ये उसी का रूप और आकार लेकर के वही बन जाता है। तो इसमें हमको अ की मात्रा नहीं दिखता है। जैसे प में भी अगर लगा दे तो ये उसी का रूप और आकार ले लेता है। तो ये तो अच्छी बात है कि ये जिसके साथ जाता है उसी का रूप और आकार में ढल जाता है। बाकी 11 में से जो 10 है, ये ऐसा नहीं है। ये व्यंजन के किसी वर्ण के साथ जुटेगा तो ये इसी आकार में रहेगा। अगर आ है तो इसी आकार में वो रहेगा, छोटी ई है तो इसी में हर सही रहेगा। जैसे क का ही दिखा दे, और क में अगर का आ लगाना है, आ स्वर जोड़ना है, तो क में आ लग गया। ये नहीं कि क का उसी का रूप ले लिया, इसलिए इसका अपना चिन्ह है। अगर च है, च में अगर आ जोड़ना है, आ स्वर वर्ण, तो क्या बनेगा? च में आ। ख है, ख में अगर छोटी ई लगा दे तो क्या बनेगा? इस तरह से लिखाएगा। कहने का मतलब कि अ जो है किसी भी व्यंजन के साथ जुड़ता है तो वो उसी का रूप और आकार ले लेता है, लेकिन उसको छोड़कर बाकी जो 10 है स्वर वर्ण, उसका जो मात्रा है वो उसके साथ लगकर दिखाई देता है। हम लोग इसको प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि इसमें आ की मात्रा है, इसमें भी आ की मात्रा है, इसमें हर्षई ही यानी छोटी की मात्रा लगा हुआ है। इसलिए इसका कोई मात्रा नहीं है, क्योंकि ये जिस वर्ण के साथ जाता है उसी के आकार रूप में ढल जाता है। ये हो गया। तो जितने सारे स्वर की मात्रा बना हुआ है, ये सारे मात्रा व्यंजन के साथ उसी प्रकार जुड़ता है। लेकिन र जो है, ये जरा विशेष वर्ण है। र जो है, र वर्ण, ये जरा विशेष है। इसके साथ कुछ अलग नियम है, स्पेशल है ये। इसके साथ सारी मात्रा तो ठीक जुटेगा। र में आ जुट जाएगा तो रा, छोटी ई, बड़ी ई, लेकिन छोटा ऊ बता ही देते हैं। छोटा ऊ ऐसे नहीं और बड़ा ऊ ऐसे, या र के साथ री, फिर र के साथ ए, एल, ओ और आ। र जो है ये जरा स्पेशल है। इसके साथ बाकी सब ठीक है, उसके साथ वैसा ही मात्रा चलेगा, ये लेकिन थोड़ा स्पेशल विशेष है। तो इसके साथ क्या है कि र में आ लगेगा, र में ई की मात्रा इस तरह हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा। लेकिन ये जो 3 है, ये 3 इसके साथ इस तरह से नहीं लगेगा, बाकी सारे ठीक है। ये र के साथ जैसे हर वर्ण में नीचे लग जाता है, वर्ण के नीचे में लिखाता है, इसके साथ नहीं है। इसके साथ क्या है? र के साथ ही जुड़ के लिखाएगा। जैसे छोटी है, छोटी ऊ तो इस तरह से लिखाएगा। अगर बड़ी ऊ लिखना है तो इसको गोल बनाकर तब ऐसे घुमाएंगे। ये छोटी ऊ है और ये बड़ा ऊ है, तो र के साथ थोड़ा विशेष है। इसलिए ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये तो सही उन्होंने लिखा कि यहाँ र का छोटा ऊ बड़ा ऊ है, ये सही है, इसी तरह से लिखाता है, इस तरह से नहीं लिखाता, ये गलत है। फिर उसके बाद इन्होंने लिखा कि र में री की मात्रा इस तरह से लगा दी, इस तरह से। तो र में री की मात्रा नहीं होता। ये जो री है, ये जो है संस्कृत में ये मात्रा, ये री संस्कृत में लिखाता है और इसका मात्रा भी संस्कृत में ही है।
जिस भी शब्द में अगर ये लगा हुआ है तो समझो वो संस्कृत शब्द है, तत्सम शब्द है। जैसे कृषक, कृपा, ऋषि, फिर हो जाएगा कोई जो भी संस्कृत है, संस्कृत शब्द को क्या कहते हैं? संस्कृत शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। यानी जो तत्सम शब्द है अर्थात संस्कृत शब्द है उसी में री की मात्रा लगा होता है या फिर री ही रहेगा। ऋषभ, ऋषभ भी में अगर री लिखा हुआ है तो ये ऋषभ, ये भी संस्कृत शब्द हो गया। यानी हिंदी में ये री की री वर्ण नहीं है, तद्भव शब्द में ये री शब्द नहीं है और ना ही इसकी मात्रा लगता है। ये जो री है ये हिंदी में री की तरह इसका उच्चारण करते हैं, री। अगर किसी भी शब्द में देखोगे री की मात्रा लगा हुआ है, मृत है ना, घृत, किसी भी शब्द में अगर री की मात्रा लगा हुआ है अर्थात वो तत्सम शब्द है, मतलब वो संस्कृत शब्द हो गया। या तो री लिखा होगा, री वर्ण, या फिर इसकी मात्रा लगा हुआ है, इसका मतलब है कि वो तत्सम शब्द है, संस्कृत शब्द है। हिंदी में ये जो री है इसको इस रूप में इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ ये भी गलत है, ये ऐसे नहीं लिखा था। तो दो बता दिए यहाँ पे। र में छोटी ऊ इस तरह से जुड़ता है, र के साथ ही जुड़कर लिखाता है। छोटी ऊ बड़ा ऊ करने के लिए क्या करेंगे, उसको गोल बनाकर तब नीचे लिखेंगे, ये हो जाएगा। र में री की मात्रा नहीं लगता है। री की मात्रा हमेशा तत्सम शब्द में होता है, या तो री या उसकी मात्रा तत्सम यानी संस्कृत शब्द में होता है। हिंदी शब्द में इसको री की तरह प्रयोग करते हैं और इसका उच्चारण भी करते हैं। अब है ये चौथा जो वर्ण है, ये ऊपर में लिखा हुआ जो इस तरह से, ये है र का रेफ। र का कई रूप है। अभी बोले थे कि र थोड़ा स्पेशल वर्ण है ना, स्पेशल वर्ण है, इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दिया गया है। एक तो ऊ की मात्रा सबसे हटकर अलग होकर इस तरह से लिखाएगा, इसके साथ जुड़कर लिखाएगा। री जो है, री की मात्रा हिंदी शब्द में नहीं प्रयोग होता है, अर्थात तद्भव शब्द में ये री का प्रयोग नहीं होता है, ना ही ये और ना ही इसकी मात्रा का प्रयोग होता है। अब है र के प्रकार। र के कई प्रकार है, र का रेफ और र का पदेन। इसको इरेज कर देते हैं फिर बताते हैं। र का जो प्रकार है, ये र का प्रकार दो है। एक तो हो गया र का रेफ और दूसरा है पदेन। र जो है व्यंजन वर्ण के साथ दो तरह से जुड़ता है, एक स्वर रहित होकर और एक स्वर सहित होकर। जो स्वर रहित होकर व्यंजन के साथ जुड़ता है उसको कहते हैं, ये हो गया स्वर रहित र। स्वर रहित र जब किसी व्यंजन के साथ जुड़ता है तो उसको कहते हैं र का रेफ। और स्वर सहित र स्वर सहित र जब किसी व्यंजन के साथ जुड़ता है तब उसको कहते हैं पदेन। र का जो चिन्ह है, र का चिन्ह जो है वो शिरोरेखा के ऊपर में इस प्रकार से लिखाता है। पदेन जो है इसका दो प्रकार का चिन्ह है, इसका दो प्रतीक चिन्ह है। कौन कौन है? एक तो दाहिने से बाईं ओर और दूसरा दाहिने से बाईं और बाईं से दाईं, इसका दो चिन्ह है। र का जो प्रकार है ये दो प्रकार से व्यंजन के साथ संयुक्त होता है। तो पहला को कहते हैं रेफ, दूसरा को पदेन। रेफ किसको कहते हैं? जब स्वर रहित र किसी व्यंजन के साथ जुड़ता है तब उसको कहते हैं रेफ। और वो कैसे लिखा था, उसका चिन्ह क्या है? शिरोरेखा के ऊपर में इस प्रकार से चिन्ह देते हैं।
पदेन जो है स्वर सहित र, स्वर सहित र जब किसी व्यंजन के साथ जुड़ता है तब उसको पदेन कहते हैं। ये दो प्रकार से जुड़ता है, इसका दो चिन्ह है। एक तो है बाईं से दाईं ओर रेखा खींचते तिरछी, और दूसरा बाईं से दाईं ओर और उसी से मिला के बाईं से दाईं ओर और ये दाईं से बाईं ओर, इस प्रकार से जुड़ता है। ये क्यों इस तरह से जुड़ता है? हल जानते होंगे, हल बोले या हलंत, हल बोले या हलंत एक ही है। हल अंत में जब लगता है तो ये हलंत हो गया। ये क्या है? जब व्यंजन मूल रूप में होता है तब उसको हलंत कहते हैं। जैसे क, ये जो है दाहिने से बाईं ओर लाइन खिंचाता है, ये व्यंजन जो अपने मूल रूप में है, और इसको आधा वर्ण कहते हैं। जब इसमें कोई स्वर मिलता है तब ये वर्ण पूर्ण हो जाता है। जैसे क में अगर अ जोड़ दे तब ये क पूर्ण वर्ण हो गया। क में अगर आ जोड़ दिए तब ये का कहलाएगा और ये पूर्ण वर्ण हो गया। जब इसमें हल लगा हुआ है तब ये आधा वर्ण कहता है। इसको हल बोले या हलंत बोले। तो देख रहे हो कि हल का चिन्ह है दाहिने से बाईं ओर और पदेन का एक चिन्ह है बाईं से दाईं ओर। तो पदेन और हल दोनों को मिलाकर ये एक चिन्ह बना दिया गया। बाईं से दाईं ओर और दाईं से बाईं ओर दोनों को मिला दिया गया, तभी इसका रूप इस प्रकार बन गया। क्योंकि ऑलरेडी पहले से हलंत का ये बना हुआ है और पदेन का एक रूप ये लिया गया है। तो अब क्या किया जाए? अब हो गया कि भाई दोनों को मिला दो तो ये तीसरा हो गया, चिन्ह बन गया। तो इस तरह से इन दोनों चिन्हों को मिला करके एक तीसरा चिन्ह का निर्माण कर दिया गया है। अब ये जो स्वर रहित र है, स्वर रहित र अगर किसी व्यंजन के साथ जुड़ता है, यानी कि जब स्वर रहित र जब किसी व्यंजन के साथ जुड़ता है, जैसे मान लो म के साथ अगर जुड़ गया तो ये कैसे लिखाएगा? शिरोरेखा के ऊपर में। जब स्वर रहित, ये स्वर रहित र, स्वर रहित र जब किसी व्यंजन के साथ, स्वर सहित व्यंजन के साथ जुटता है तब ये शिरोरेखा के ऊपर में इस प्रकार का चिन्ह लग जाता है। और ये चूंकि ये हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब ये आधा र है, ये इसका उच्चारण आधा र ही होगा। जैसे मान लो कर्म, क आधा र और तब म बोलेंगे कर्म, शर्म, गर्म, ऐसे और कई सारे चर्म, और भी कई सारे शब्द है। दो ही वर्ण का नहीं, और भी वर्ण का है। अगर होगा लास्ट में तो लिख देंगे, कुछ एग्जाम्पल दे देंगे। तो ये जब स्वर रहित र किसी व्यंजन के साथ जुड़ता है तब वो इस प्रकार से लिखाता है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल और ले लो, ल में अगर ग जोड़ दिए तो क्या बन जाएगा? ग के ऊपर में ये चिन्ह लग जाएगा र का, इसको कहते हैं र का रेफ। ये र का रेफ लग गया। जैसे वर्ग, इस तरह से ये हो गया पहला र का रेफ, ये हो गया र का रेफ का। अब है पदेन। पदेन जो है ये स्वर सहित रहेगा, स्वर सहित रहेगा और व्यंजन अब स्वर रहित हो जाएगा। जैसे मान लो म के व्यंजन हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा र। क्योंकि बोले थे कि पदेन जो है ये स्वर सहित रहेगा, तो ये स्वर सहित है और ये व्यंजन अब ये आधा हो जाएगा, हल लगा हुआ। जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये क्या था? र आधा था, स्वर रहित था, यहाँ र स्वर सहित हो गया। यहाँ म क्या था? स्वर सहित था, यहाँ म स्वर रहित हो गया, यानी इसमें स्वर नहीं है, ये आधा वर्ण। अब ये कैसे लिखाएगा? जैसे क ही कर दो, क कर ले,
क में अगर लगा हुआ है र, तो इसको कैसे लिखेंगे? इस प्रकार से लिखेंगे। क में यहाँ र जो है स्वर रहित था, यहाँ र स्वर सहित हो गया, यहाँ म स्वर सहित था, यहाँ क स्वर रहित हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे? क्र, इस तरह से, इस तरह से बाईं से दाईं ओर, जैसे क्रम, व्रत, इस तरह से हो गया। दूसरा जो है इसका ये रूप, ये जो है ना, ये पाई वाले के लिए बना हुआ है, पाई वाले के लिए, पाई वाले जो वर्ण है, और ये है बिना पाई वाले के लिए। पदेन जो है इसमें स्वर रहित स होगा, यानी र के साथ स्वर लगा हुआ है। और ये भी दो प्रकार से इसका चिन्ह है, एक इस बाईं से दाईं ओर रेखा खिंचाता है। ये किसके लिए? पाई वाले वर्ण के लिए। जैसे पाई वाला वर्ण जो है क, उसमें लग गया, व में भी देखो पाई वाले वर्ण है, उसमें लग गया। और इस प्रकार जो चिन्ह है वो बिना पाई वाले के लिए। ये दो चिन्ह कैसे बना है? इस चिन्ह को और इस चिन्ह को मिला करके एक नया चिन्ह बना दिया गया। अब दूसरे का देख ले, बिना पाई वाले वर्ण का। जैसे मान लो ड है और र लग गया, तो क्या हो जाएगा इसका? ड्र। इसका बिना पाई वाले का चिन्ह ये है, तो ये बिना पाई वाला चिन्ह है, गोलाकार है इसका नीचे में, तो ये ड्र हो गया। ड्र, ड्र से क्या हो जाएगा? ड्रम, ड्रामा, ड्राम। देख रहे हो, बिना पाई वाले है, ये बिना पाई का है। ये भी जो ट है, ट में अगर करते हैं तो ट के नीचे लग जाएगा, जैसे ट्रेन, ट्रक, ट्राम, ड्रेस, ये सब के लिए। तो र का ये जो इन्होंने ये लिखा है, ये रतन कुमार, ये तो सही है। र के ऊपर में, ये शिरोरेखा के ऊपर में इस प्रकार का चिन्ह लगा हुआ है, इसको कहते हैं रेफ। र का रेफ है। लेकिन र के जो प्रकार है, दो प्रकार का है, र का रेफ और पदेन। र का रेफ किसको कहते हैं? जब स्वर रहित र किसी व्यंजन के साथ संयुक्त होता है तब उसको र का रेफ करते हैं, और इसका चिन्ह है शिरोरेखा के ऊपर इस प्रकार से। पदेन जो है, पदेन स्वर सहित र होता है। जब ये स्वर सहित र किसी व्यंजन के साथ जुड़ता है तब उसको पदेन कहते हैं। इसका दो प्रकार का चिन्ह है, पाई वाले वर्ण के साथ चिन्ह ऐसे है, और बिना पाई वाले वर्ण के साथ इस प्रकार जुड़ेगा। ये चिन्ह कैसे बना? इस पदेन को लेकर और इस हलंत को मिलकर, पदेन और हलंत को मिलाकर के ये एक नया चिन्ह बना दिया गया। रेफ का बता दिए, जैसे स्वर रहित व्यंजन के साथ जुड़ गया तो इस प्रकार ऊपर में शिरोरेखा के लिखा गया, जैसे कर्म, सन, गर्म। अगर स्वर रहित रहा है, ग के साथ लग गया तो इस तरह से हो जाएगा, जैसे वर्ग। पदेन का, पदेन दो प्रकार का चिन्ह है, एक इस तरह से बाईं से दाईं ओर, और एक बाईं से दाईं और दाईं से बाईं, दोनों को मिलाकर बना दिया गया। तो जब स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित र के साथ जुड़ता है तो पाई वाले के साथ ऐसे जुड़ेगा, और अगर बिना पाई वाले के साथ जुड़ रहा है तो उसका चिन्ह इस प्रकार से लिखेगा। तो हम समझते हैं कि रतन कुमार समझ गए होंगे कि र का जो विभिन्न रूप है, विभिन्न रूप कैसे कैसे लिखाता है, कैसे होता है, क्या उसका चिन्ह है, पाई वाले के साथ, बिना पाई वाले के साथ पदेन कैसे लिखाता है, रेफ कैसे लिखाता है, र में उ की मात्रा कैसे लिखाता है, और र में री की मात्रा नहीं लिखाता है। री और उसकी मात्रा जो है वो संस्कृत शब्द के लिए है, हिंदी शब्द के लिए नहीं तो ये तद्भव शब्द में लगता है, और ना ही व्यंजन शब्द के मूल रूप में लगता है। ये री की मात्रा हम लोग र का री ये लिखते हैं, छोटी ई लिखते हैं, ये री, और वो इरेज हो गया। ये जो री है या इसकी जो मात्रा है उसको
तद्भव या हिंदी के मूल रूप शब्द में नहीं लगता है। उसका उच्चारण री है और री हम लोग इस तरह से तद्भव शब्द या हिंदी के मूल शब्द जो है उसमें लगता है। तो समझ में आ गया होगा अब इनको, रतन कुमार को, आशा है। इसके साथ साथ और भी जो कोई इस वीडियो को देख रहे होंगे वो भी समझ गए होंगे। अगर हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता हो, पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सॉरी, कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लिख देते हैं, कुछ हम एग्जाम्पल लिख देते हैं ताकि आप लोग को कुछ। हाँ एक बात और, ये जो है इस प्रकार का जो चिन्ह है पदेन, ये अधिकतर मोस्टली इंग्लिश शब्द को एज इट इज जब हम लिखते हैं तब हम उसमें इसका प्रयोग करते हैं। जैसे अभी कुछ हम एग्जाम्पल लिख देंगे तो उसमें देखो, अब ट्रेन जैसे इंग्लिश ट्रेन शब्द है, ट्रेन इंग्लिश, उसको जब हम एज इट इज ज्यों के त्यों हिंदी में लिखते हैं तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ट्रक, ये भी अंग्रेजी शब्द है। ड्रम, ड्राम, ट्राम, है ना, ये सब जो है अंग्रेजी शब्द है। अंग्रेजी शब्द को जब हम हिंदी में एज इट इज यानी ज्यों के त्यों जब हम लिखते हैं तब हम पदेन के इस रूप का, बिना पाई वाले का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ अपवाद भी है, जैसे राष्ट्र। अगर राष्ट्र हम लिखते हैं तो ये राष्ट्र तो इंग्लिश शब्द नहीं है, ये तो हिंदी शब्द है, लेकिन चूंकि यहाँ बिना पाई वाले हैं और इसके साथ र का जोड़ना है इसलिए राष्ट्र यहाँ पे लग गया। तो कुछ अपवाद होते हैं, ये अपवाद में है, लेकिन मोस्टली अधिकांशतः अंग्रेजी शब्द को जब हम हिंदी में लिखते हैं तब इस पदेन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।